आ सजना तुझे इतना प्यार दूं, तेरी खुशी पे हर सुख वार दूं, इस सुकून से भरे तो लफ्जों के लिए हो भी जाऊं मैं पना। हो। हेलो हाय नमस्कार, मैं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात करेंगे मौलिक अधिकार से जुड़े हुए आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, इस प्रकार से आगे आज के इस सेगमेंट को बढ़ाएंगे। स्वागत है आप सभी का। पहले पिछले कह सकते हैं सेगमेंट के कुछ बिंदुओं पे ध्यान दे देते हैं। हालांकि कुछ सेगमेंट उस सेगमेंट में कुछ बातें रखी जा चुकी हैं, फिर भी आज हम लोग 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें कुल पहले 7 टोटल था, लेकिन अब 6 है। कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। पहला समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 आर्टिकल बयां करता है सारे अधिकारों को। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 23-24 है जो शोषण के विरुद्ध आवाज़ की बात करता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये आर्टिकल 25 से 28 है। वहीं आगे बात करें तो पांचवा और छठवां को देखें तो पांचवा जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन रिलेशन अबाउट, ये है आर्टिकल 29 से लेकर 30 यानी 29 से 30 है। वहीं बात करें आज से वर्षों पहले 1978 से पहले की बात है, तो उस समय एक हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 31 बातें रखी गई थी। आर्टिकल 31 में संपत्ति से संबंधित कुछ बातों का प्रावधान था जो अब आर्टिकल 300A में जाकर जुड़ गया है। वो उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। छठवां देखेंगे, इसमें दिया है धार्मिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करता है। ये आर्टिकल 32 है। यानी ये इस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। किसको कहा है? संविधान की आत्मा। कौन कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। यानी कुछ भी अगर आपके मौलिक अधिकारों में छेड़खानी होती है जो आपके कह सकते हैं किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, उस प्रकार के मौलिक अधिकार को अगर कोई सरकार बदलती है या कुछ नया लाती है जिस पे लग रहा है कि लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कई रीटें हैं जो कि आगे सेगमेंट पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहीं अगर बात करें प्रतिबंध की, आर्टिकल जो है 33-34 प्रतिबंध लगाता है, यानी किसको किसको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी किसी किसी दायरे में, किसी किसी समय, किसी किसी क्षेत्र में मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे कोई पुलिस अफसर है तो उसे पुलिस होकर हड़ताल करने की मनाही है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। वहीं अगर बात करें कानून की, तो जो संसद कानून बनाती है मौलिक अधिकार पे, वो आर्टिकल 35 का इस्तेमाल करके बनाती है। चलें अब आज के सेगमेंट को देखते हैं। अनुच्छेद 12, पहला तो हम लोग समता का अधिकार पढ़ेंगे। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? समता का अधिकार है 14 से लेके 18 तक। ठीक है, तो 14 से 18 तक पढ़ेंगे। समता का अधिकार, माफ करें 12 से, अच्छा वो 14 से 18 है, तो 12-13 के बारे में पहले परिभाषा और क्या क्या चीज़ें लिखी गई इसके बारे में समझ लेते हैं। तो समता का अधिकार आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 12 में दिया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होगी? भारतीय संसद राज्यों का विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण जैसे सरकारी स्कूल वगैरह हो गया द्वारा कोई कानून या प्रावधान ऐसा नहीं बनाई जाएगी जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। अच्छा, यहाँ राज्य है क्या, ये समझेंगे। जैसे जो सरकारी पदें हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, केंद्रीय, इस प्रकार की चीज़ें, यानी जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें ही राज्य कहा जा रहा है। राज्य कोई कह सकते हैं कई लोगों का संगठन भी हो सकता है, जैसे मंत्री परिषद हो गया। राज्य स्कूल, अगर स्कूल में कोई है तो स्कूल के लिए वो राज्य हो गया। नगर में कोई निवास करता है तो नगर पालिका उसके लिए राज्य हो गया। आप गांव में निवास करते हैं तो ग्राम पंचायत आपके लिए राज्य होगा।
इस प्रकार से ये राज्य की परिभाषा समझी जा सकती है। तो कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगा या ऐसा कोई प्रावधान नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकार क्या हो, प्रभावित हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। तो वो ऐसा कोई भी राज्य यानी जो हमारे देश में जो सरकारी निकाय हैं या सरकार है वो ऐसा नियम नहीं बना सकती। अगर ऐसा बनाती है तब क्या होगा। तो 12 में ये लिखा गया कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा। आगे देखिए, लेकिन अगर नियम बन जाए तब क्या होगा। अगर मान लीजिए सरकार मनमानी तरीके से बना दे, यानी राज्य मनमानी तरीके से मौलिक अधिकार बना दे तब क्या होगा। यहाँ लिखा गया अनुच्छेद 13 विधि यानी कानून का परिभाषा, विधि की परिभाषा की बात करता है अनुच्छेद 13। मान लीजिए यदि कोई कानून ऐसा बना दिया जाए जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 13 के अनुसार वह कानून रद्द या शून्य घोषित हो सकता है। यानी वह जो कानून अगर बना दिया भी है किसी सरकार ने, किसी संसद ने, विधानमंडल ने या ग्राम के जो चेयरमैन हैं या उनके जो सदस्य हैं उन्होंने मिलकर कोई नियम बनाया कह सकते हैं नगरों के लिए, तो वो नियम नहीं माना जाएगा। ग्राम के प्रधान और जो पंचायत सदस्य हैं वो कुछ नियम बना दे गाँव के लिए कि ऐसा ऐसा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तो वो नियम नहीं माना जाएगा, वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग देखेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार, ठीक है, कितना 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल 14 से लेके 18। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, है ना, या विधि के सामने सभी लोग समान है, ये बात करता है। विधि के समक्ष समता और संरक्षण की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है विधि के सामने सभी छोटे बड़े, यहाँ बड़े होना चाहिए, हर कोई एक समान है और समान तरीके से सबको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। कानूनी संरक्षण प्रदान करते समय भेदभाव नहीं, ये नहीं इधर से समझिए, नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कानूनी संरक्षण किसी को प्राप्त किया मतलब दिया जाए, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या कोई राजनेता हो या कोई आम आदमी हो, उसे अगर कानूनी सुरक्षा चाहिए तो उसे भी उसी प्रकार से प्रावधान किया जाएगा। हालांकि व्यवहारिक रूप में ऐसा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप मतलब कहाँ, ऐसे किसी गरीब इंसान को कोई मार के फेंक दे फिर भी सुनवाई नहीं होता है ना। आगे देखें, या सुनवाई नहीं होता है या संरक्षण उन्हें नहीं मिलता है। वो अगर डीएम साहब के पास पत्र लिख के भेजें कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, तो शायद कहते हैं अरे चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक भेज देंगे और बाकी एक भी भेज देंगे, वही महानता की काम है। यहाँ पर देखने कह रहा है कि लेकिन इसके कुछ अपवाद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज होगा, यानी इन्हें कह सकते हैं कि इसके बाहर रखा गया है जब तक वे अपने पद पर हों। इस तरह के भेद को युक्ति भेद भाव या संरक्षणवाद भेद कहते हैं। यानी राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, जब तक ये अपने पद पर हैं तब तक इन्हें किडनैप नहीं किया, मतलब इन्हें अरेस्ट नहीं किया सकता है। इन्हें किसी कह सकते हैं मर्डर या फिर किसी ऐसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अगर होंगे भी, मान लेते होंगे भी, तो भी ये जब तक राष्ट्रपति के पद पर हैं तब तक इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जब ये पद से हटेंगे तब उसके बारे में ये बात होगी। ठीक, यही कह रहा है ये। यहाँ पर और भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यही बात जज, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, एमएलसी, राजनयिक, राजदूत। राजनयिक राजदूत का मतलब है जो एम्बेसी में काम करते हैं, ब्रांड क्या उसको क्या कहते हैं, एम्बेसडर, है ना, राजदूत, एम्बेसडर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो हैं ये अनुच्छेद 14 से बाहर आते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं इनके लिए कानून जिस प्रकार से ऊपर लिखा है कि सबके लिए कानून के समक्ष समता यानी समानता और संरक्षण, उस प्रकार के दायरे से ये बाहर आते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं युक्ति भेद या संरक्षणात्मक भेद। आगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, ये चल क्यों नहीं रहा है। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का अंत।
यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15A कहता है राज्य, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। कि तुम दक्षिण भारत में जन्म लिए हो तो तुम्हें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तुम कश्मीर में जन्म लिए हो तो तुम्हें इस प्रकार की चीज़, तो ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। संपूर्ण भारत में एक ही प्रावधान होगा। हाँ, ये अलग बात है कि किसी को वरीयता अधिक दी जाए, वरीयता दी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि भेद किया जाएगा। वरीयता मतलब कोई अगर दबा कुचला वर्ग है, जैसे आरक्षण की बात करें तो आरक्षण किसी किसी को दिया जा सकता है मुख्य धारा में लाने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 15B सार्वजनिक भोजनालय, स्नान घर, पूजा घरों आदि का उपभोग करने से नहीं रोका जाएगा। यानी अगर आप कह सकते हैं कि भले ही छोट जाति से हो या बड़े जाति, स्वर्ण जाति हो या दलित जाति से हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके परंपरा को, उनको कह सकते हैं उनके धर्म को गाली गलौज नहीं कर सकते। आप कहते हैं ना कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक दूसरों की स्वतंत्रताएं बाधित ना हो। यानी आपकी स्वतंत्रता आपके नाक तक है, दूसरे के मामले में नाक नहीं घुसाएंगे, ये चीज़ें। तो कहीं मस्जिद, मदरसे और मंदिर, चर्च आप घूमने जा सकते हैं, पर हाँ ऐसा नहीं कि वहाँ जाके कुछ जो पाबंदी है उसको आप करें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे जैसे हाँ, यहाँ भेदभाव के अंत की बात करता है, लेकिन यहाँ आरक्षण दिया जाता है। शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है 15(4) के तहत और 15(6) के तहत। ये शिक्षा में कह सकते हैं संरक्षण प्रदान है, अनुच्छेद 15(4) और 15(6). वहीं नौकरियों होगा ये, नौकरियों में बात करें तो 16(4) के तहत और 16(6) के तहत आरक्षण दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या आरक्षण की बात करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दबे कुचले, ये दबे कुचले, क्या कितना गलत लिखा, दबे कुचले वर्ग के लोगों, महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है, जिसे आरक्षण कहा जा सकता है। ठीक है, यानी बच्चों के लिए, यानी उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात है। दबे कुचले लोगों की बात, जिनके कह सकते हैं पहले के समय शोषण हुआ हो, उनकी बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं कि महिला दुर्बल काया, इसीलिए इनको आरक्षण दिया जाता है। सामाजिक स्तर पर उठाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। समाज में एक धारा लाने की बात के लिए कह सकते हैं आरक्षण दिया जाता है, ताकि सब लोग एक धारे में आ जाए, सब लोग एक ही, ऐसा ना हो कि जो आर्थिक स्तर है वो बहुत कम या बहुत अधिक हो जाए। इसीलिए सबको मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा और बाकी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, ताकि सब पढ़ें सब बढ़ें, है ना। आगे देखें, एक मिनट रुक जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है आरक्षण के प्रावधान, यानी आरक्षण के प्रावधान आखिर क्यों है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। यानी क्या आरक्षण कहती क्या है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जैसे ओबीसी की बात कर रहा है, लोगों को शिक्षा में विशेष आरक्षण दे सकती है, जो वर्तमान में 25%। ठीक है, अभी जो वर्तमान का संविधान है उसमें 25% क्या है, आरक्षण है ओबीसी वर्ग के लिए शिक्षा में। शिक्षा का मतलब ये, जैसे बड़े बड़े स्कूल है ना, तो बड़े बड़े जो वीवीआईपी स्कूल हैं उनको भी अपने 100 सीटों में 25 सीट ओबीसी या फिर जो आरक्षित कैंडिडेट हैं उनके लिए उनको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ओबीसी के हैं तो आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे वो लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये यही बात कहता है। आगे देखेंगे, कह रहा है अनुच्छेद 15(6) के अनुसार राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों में विशेष छूट देगा। यानी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग में जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, जिसे हम लोग EWS कहते हैं, EWS है ना,
तो ये जो है इनको 10% क्या होगा, आरक्षण दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा, शिक्षा में, ठीक है। यानी इन्हें भी पढ़ने का अधिकार है। बहुत लोग गरीब हैं तो उन्हें कह सकते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं, फीस है, ये हो बाकी चीज़ें, लेकिन उन्हें ऐसा माहौल दिया जाएगा, आगे दिया जाए। आगे देखें, कह रहा है जो 103वां संविधान संशोधन 2019 से जोड़ा गया है, यानी जो संविधान है ये सन 2019 में जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन कर। देखिए कह रहा है अनुच्छेद 16 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अवसर की समान, ये क्या है लिखा हुआ, अवसर की समानता। अवसर की समानता की बात करें तो राज्य नौकरियां देते हुए भी नागरिक के साथ जाति, ये जाति इस प्रकार से, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, पीढ़ी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक। यानी यहाँ पर कह रहा है अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये भाई दूसरे जात के हैं तो इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरे लिंग के हैं, दूसरे नस्ल के, दूसरे पीढ़ी के हैं तो इन्हें नौकरी नहीं, ऐसा नहीं है। सबको कह सकते हैं नौकरियों में वरीयता मिलेगी, सबको एक समान नज़रिए से देखा जाएगा। हाँ, आरक्षण की बात अलग है। आरक्षण क्यों दिया जाता है, मुख्य धारा में लाने के लिए। जैसे आरक्षण की बात करें, इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। मान लेते हैं आप कहीं ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ हर सुख सुविधा है, आपके पास हर सुख सुविधा है, स्कूल है, बाकी चीज़ें हैं, और कोई एक बच्चा ऐसी जगह से आता है जहाँ पर स्कूल ही नहीं है, स्कूल बहुत दूर है, वो बहुत गरीब हैं, खाने के लिए नमक और रोटी खाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। तो आप में और उसमें बहुत अंतर है। आप जिस प्रकार से पढ़ने के लिए आपको मौका मिला उससे उस प्रकार से नहीं मिला, तो उसे छूट दिया जाएगा, जिससे आरक्षण की बात हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, क्या राज्य भाषा संबंधित योग्यताएं विहित कर सकता है, ठीक है। हाँ, आरक्षण के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि भेदभाव के रूप, भेदभाव नहीं कह सकते, इस स्पेशल प्रेफरेंस दे सकता है कि अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसे नौकरियों में अलग छूट मिले या अलग डिस्काउंट। कोई उर्दू में कह सकते हैं कि पीएचडी कर रखा तो उसे अलग वरीयता। इस प्रकार से भाषाओं के तौर पे और कह सकते हैं विशेष उपलक्षता के आधार पे थोड़ा भेदभाव हो सकता है, ठीक है। भेदभाव नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं काबिलियत की बात हो रही है, वो काबिलियत में गिना जाएगा। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 16(4) यानी 16 और सब क्लॉज 4 है के अनुसार राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करेगी, ठीक है। ये अभी ऊपर बात किया गया है, ठीक। आगे देखेंगे 16(5) क्या कहता है। 16(5) के अनुसार यानी 16 सब क्लॉज 5, राज्य मौलवी तथा पुरोहितों की नियुक्ति करते समय केवल उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र। यानी राज्य किसी मदरसे के लिए कोई मौलवी नियुक्त कर रहा है या फिर पुरोहित नियुक्त कर रहा है तो वो मुस्लिम का है, मौलवी है तो मुस्लिम का, और पुरोहित है तो हिंदू धर्म का, वो कह सकते हैं राज्य स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए, ठीक। आगे देखेंगे, कह रहा छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत या अस्पृश्यता के अंत की बात करती है। तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 17 है, राज्य सभी छुआछूत व्यवहार का अंत करेगी। यानी ऐसा नहीं कि तुम दलित वर्ग के हो, तुम अश्वेत हो, तुम काले हो, तुम बहुत गंदे हो, इस प्रकार से हम नहीं कह सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, छुआछूत या अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दे सकते कि तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पियेंगे ऐसा वैसा, या तुम किसी चीज़ को छू दिए तो तुम उसको उस मटके को या वो चीज़ फेंक दें, ऐसा नहीं। ऐसा अगर किया जा रहा है तो कंप्लेन करने पे अक्ल वगैरह नहीं हो जाएगा, अक्ल ठिकाने लग जाएगा। यहीं पर कह रहा है राज्य जाति सूचक, समुदाय सूचक, नस्ल सूचक जैसे शब्द का अंत करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि किसी जात को लेकर उसको गाली बके, किसी समुदाय को लेकर उसको गाली बके, किसी लिंग को लेकर उसको गाली बके, ऐसा नहीं। लेकिन व्यवहार में आजकल देखते हो माँ बहन की गालियाँ प्रचलन में है ना, जात को लेकर गाली बका जाता है, तो ये गलत बात है। अगर ऐसा होता है तो आप जाके, ये आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और आप जाके इसको कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन सबूत होना चाहिए कि हाँ ये इस प्रकार से बातें की। कह रहा छुआछूत संबंधित व्यवहार पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 35 में संसद को दिया गया। शुरू में आपने देखा कि संसद को मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल
35 में है, ठीक है। आर्टिकल 35 में संसद को कानून बनाने का अधिकार है मौलिक अधिकारों पर। वहीं याद करें आर्टिकल 35 क्या कहता है, मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यही चीज़ें मैंने ऊपर अभी बताई। यहाँ पर लिखा गया है संसद ने अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके पहली बार अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया, यानी 1955 से ये अधिनियम कह सकते हैं कि लागू है। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया, लेकिन बाद में इसी का नाम कानून, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, लेकिन बाद में इसी कानून का नाम बदलकर सिविल संरक्षण अधिनियम रख दिया गया, ठीक है। यानी बाद में इसका नाम बदल दिया गया, बाकी कानून तो वही है 1955 वाला ही, नाम बस बदल दिया गया। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18 का कहता है उपाधियों का अंत। राज्य उन सभी उपाधियों का अंत करेगा जिसमें पंक्ति भेद होता हो। पंक्ति भेद का मतलब है कि कोई इस जात का मतलब इस जात के मतलब इस उपाधि का व्यक्ति है तो पहले पंक्ति में बैठेगा, उस उपाधि का व्यक्ति है तो दूसरे पंक्ति में बैठेगा, कोई कलेक्ट्रेट है तो उस पंक्ति में नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पंक्ति भेद होता हो उन उपाधियों का अंत करे। जैसे महाराजाधिराज तो ये पहले पंक्ति में, महाराज दूसरी पंक्ति में, राजकुमार तीसरी पंक्ति में, इस प्रकार का कोई प्रावधान अगर ऐसा है तो उसको अंत करेगा, राज्य की ये कर्तव्य मिलती है। देखेंगे इसी में कहा गया है, क्या क्या कहा गया है, अंत करेगा उपाधियों का अंत, एक मिनट, उपाधियों का अंत करेगा जिसमें पंक्ति भेद होता है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता है, राज्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए उपाधियां दे सकता है। उपाधियां मतलब जैसे डॉक्टरेट की डिग्री दे दे, मानव विशेषज्ञ की डिग्री दे दे, इस प्रकार से प्रोफेसर की डिग्री दे दे, माफ करें डिग्री कह रहे हैं, उपाधि दे दे। वैसे पद उपाधि एक ही बात है, तो ये दे सकता है, ठीक है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में जैसे कर्नल हो गया और बाकी मेजर हो गए, है ना, लेफ्टिनेंट हो गए, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ सेना में दिया जा सकता है और शिक्षा में दिया जा सकता है। किसके लिए? प्रोत्साहित करने के लिए कि आप भी इस क्षेत्र में आए, जो क्षेत्र बेहतर है उस क्षेत्र में काम करने के लिए उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे शिक्षा की जगत में अच्छा काम करने पे उन्हें उपाधियां मिल जाए, सेना में अच्छा काम करने पे उनका प्रमोशन होकर उपाधि मिल जाए, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। आगे देखेंगे, राज्य सेना को प्रोत्साहित करने के लिए उपाधियां दे सकता है, जैसे वीर चक्र, शौर्य, परम नहीं ये यहाँ पर कर्नल मेजर होना चाहिए था, इस प्रकार की उपाधि, ये तो पुरस्कार हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये पुरस्कार भी दिया जा रहा है उनके, कह सकते हैं कि सेना को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये उपाधि तो नहीं है, ये पुरस्कार है जिसे हम लोग आगे या पीछे नहीं लगा सकते। परमवीर चक्र विजेता सर्वेश मौर्य, ऐसे इस प्रकार से नहीं कह सकते, है ना। ये आगे या पीछे नहीं लगाया जाएगा, बस ये पुरस्कार ही, या कह सकते हैं कि अगर ये उपाधि भी होगी तो ये नाम के आगे या पीछे नहीं लगता है। लेकिन ये चीज़ें हैं, आगे देखेंगे। समाज राज्य सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए उपाधियां दे सकता है, यानी राज्य में जो व्यक्ति हैं उनमें समाज में कॉपरेशन करने की बात आगे तक जाए, मतलब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, इस बात का जो व्यवहार है वो समाज में प्रचलन हो, उसके लिए भारत सरकार या राज्य जो है वो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जैसे पुरस्कार दे सकता है। और ये याद रहे, ये पुरस्कार है, उपाधि नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे ठीक, आगे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, राज्य समाज सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए 1954 से उपाधि देने का शुरुआत। ये उपाधि नहीं है, फिर यहाँ उपाधि, ये पुरस्कार है जो आपके बेहतर काम के लिए दिया जाता है, ठीक है। जिस किसी को ये उपाधि या यहाँ पर लिखा हुआ पुरस्कार मिली है, वे उनको अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लिख सकते, इस बात का आप ध्यान में रखें। यानी अगर कोई पाया है पद्मश्री या पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो ऐसे नहीं भारत रत्न प्राप्त सचिन तेंदुलकर, ऐसे नहीं लिखा है, वो लिखेंगे उनको हम लोग, हाँ इन्हें क्या क्या अवार्ड मिले ये गिन सकते हैं, पर ऐसा नहीं करेंगे कि इन्हें ये पुरस्कार मिला या उपाधि मिला तो ये नाम के आगे लगा के चल, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और लिखा है, कह रहा है कि नोट, क्या कह रहा है ये, यदि कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि लेना चाहे, विदेश सरकार उन्हें अगर उपाधि देना चाहे, तो
उस व्यक्ति को, उस भारतीय व्यक्ति को या उसको भारतीय राष्ट्रपति से पहले पूछना होगा, परमिशन लेना होगा कि मैं उपाधि लेना चाहता हूँ, वो मुझे उपाधि देना चाहते हैं, तो क्या आपको कोई एतराज़ या फिर ऐसा चीज़? तो भारत सरकार कहेगी तो ले लीजिए, है ना। आगे देखिए, यानी भारत के राष्ट्रपति कहें तो आप ले लेंगे। अनुच्छेद 19 ये दूसरा भाग है। भाग 14 से 18 जो पहला भाग है समता का अधिकार वो हो गया। अब ये स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार अब आ गया है, यहाँ पे लिख ही देते हैं। दूसरा भाग है ये, दूसरा भाग है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक है। देखते हैं पहला 19 से 19 क्या है? 19 कह रहा है, अनुच्छेद 19 जो अनुच्छेद है वो कह रहा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आज़ादी, स्वतंत्रता होना चाहिए, बहुत गड़बड़ है इसमें। स्वतंत्रता किसी भी, कह रहा किसी भी नागरिक व्यक्ति को अपने सुंदर सृजनशील विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अनुच्छेद 19A के 1 में निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं एक व्यक्ति है, आप एक इंसान है, इस धरती, इस पृथ्वी पर इंसान है, आप इस भारत देश में एक नागरिक हैं, तो आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं कि आप किसी से कुछ पूछ सकते हैं, है ना, आप अपनी बातें रख सकते हैं, आपके जो अधिकार है उसकी मांग कर सकते हैं। ये सब क्या है? अभिव्यक्ति की ही आज़ादी है। सदन में जो है वो कोई कुछ भी किसी राजनेता को बोल रहा है तो क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। हम सरकार से कुछ चीज़ें पूछ पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर सामने अगर सरकार उससे कुछ पूछ पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमें पूछने और बताने का अधिकार मिला हुआ है, जिसे हम लोग कह सकते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज़ादी भी कह सकते हैं। देखें क्या क्या मिला है 19(1) के एक के तहत। कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी 19A के तहत ही कह सकते हैं प्रेस को भी मिला है, जिसे कह सकते हैं भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये किसके तहत है? 19A के तहत। झंडा फहराने की आज़ादी, ये भी 19A के तहत। सूचना का अधिकार 2005 से पहले नहीं था, लेकिन ये भी अब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आने लगा, 2005 से है ये। वहीं अगर बात करें इंटरनेट का अधिकार, ये भी क्या है? हमारा भाषा मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अभिव्यक्ति की अधिकार की बात करता है, ठीक है। इंटरनेट भी उसी के दायरे में है, विचार एवं अभिव्यक्ति के अधिकार या स्वतंत्रता की बात करता है। देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा उपरोक्त सभी स्वतंत्रताओं को आर्टिकल 19(2) में प्रतिबंधित भी किया गया। क्यों प्रतिबंधित किया गया देखेंगे। कह रहा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देने वाली बात है। इन अधिकारों को लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य बनाए रखने के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता, मैत्रीपूर्ण संबंध, देश की अखंडता के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यानी अगर कभी ज़रूरत लगा तो 19A में जो भी चीज़ें हैं उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, अगर ज़रूरत लगा कभी, है ना। देखेंगे आगे, देखें इसमें और चीज़ें कुछ कही गई हैं। कह रहा भारत विश्व में एकमात्र देश है जहां प्रेस को शांति काल में भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। यानी शांति काल मतलब कोई युद्ध वगैरह चल रहा हो तो उस समय भी हमारे देश के मीडिया को ये हक है, पूछने का ये अधिकार है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ठीक है। आगे आपातकाल के दौरान भी पूछा जाता है। कह रहा है आर्टिकल 19(1)(b) क्या कहता है? सभा एवं सम्मेलन की आज़ादी। यानी आप सभा बना सकते हैं, सम्मेलन बना सकते हैं, लेकिन सभा निरायुद्ध हो लेकिन हड़ताल की, हाँ निरायुद्ध हो लेकिन हड़ताल की मनाही। यानी आप अगर सम्मेलन या सभा कर रहे हैं तो उसमें हथियार वगैरह नहीं ले जा सकते और हड़ताल नहीं कर सकते। उस सभा या सम्मेलन के ज़रिए हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते। हाँ, हड़ताल करना तो सरकार से पहले DM साहब से पहले परमिशन लेना होगा, फिर ये चीज़ें, ताकि वो उन्हें पता चले ना हड़ताल हो रही तो कोई व्यवस्था गड़बड़ ना हो, पुलिस विभाग बाकी चीज़ें। हड़ताल करने का भी अधिकार है लेकिन परमिशन लेके। कह रहा है आर्टिकल 19 का 1(c) क्या कह रहा है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यानी आप संगठन भी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन आतंकवाद फैलाने के लिए संगठन बनाना मनाही है। यानी आप
बनाना मना है, ये माना है नहीं, ये मना है। क्या गड़बड़ हो गया सर। लेकिन आतंकवादी संगठन आप नहीं बना सकते, देश के विरुद्ध कोई गतिविधि करने के लिए संगठन नहीं बना सकते हैं। आगे देखिए आर्टिकल 19(1)(d), घूमने प्रचलन की आज़ादी, यानी आप घूम फिर सकते हैं कहीं भी, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र, जहाँ पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ नहीं जाना है जनजातीय क्षेत्रों में, क्योंकि वो लोग शायद हम लोगों से मिलने जुलने में कह सकते हैं जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते, इस वजह से अगर आप उस क्षेत्र में जाओगे तो हो सकता है वो मार भी सकते हैं, तो उन पे नियम कायदे नहीं चलते, उन पे कानून व्यवस्था नहीं चलती है। वो जनजातीय लोग आपको मार भी दें तो भी शायद उन पे उन्हें सज़ा ना मिले, क्योंकि वो उन लोग को बाहर रखा गया इन सभी चीज़ों से। आगे देखें, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते। आर्टिकल 1(e) क्या कहता है? ई कहता है निवास की आज़ादी, यानी आप देश भर में कहीं भी जहाँ चाहे वहाँ अपना घर द्वार बना के रहें, सरकार जहाँ मनाही करे वहाँ नहीं कि हम इसी जंगल में रहेंगे, वो जंगल खतरनाक हो तो सरकार मना करेगी नहीं नहीं यहाँ नहीं रहना। तो जहाँ आप जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ बसे हुए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ मनाही है वहाँ नहीं। आगे देखें, कह रहा आर्टिकल 1(f) क्या कहता है? आर्टिकल 1(f) संपत्ति का अधिकार, ये अब आर्टिकल 300(a) में प्रवेश कर गया है, ये इसमें नहीं है, ठीक। अब ये मतलब ये निश्चित पड़ा हुआ, ये इसमें आर्टिकल 19(f) है ही नहीं, वो सीधे 300(a) में गणना होगी, ठीक। आर्टिकल 19(g) की बात है कि जो चाहे वो कारोबार करें, आजीविका या कारोबार की आज़ादी यानी स्वतंत्रता, लेकिन वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, मानव तस्करी, अन्य प्रतिबंधित चीज़ों पर प्रतिबंध है, यानी आप उन सब चीज़ों का व्यवसाय नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, ठीक। अब आ गया अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की बात करें, क्या कहता है अनुच्छेद 20? अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण मतलब किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई कृत्य कर दिया हो जो अपराध की श्रेणी में आता हो, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा कोई कुकर्म कर दिया हो जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो कानून उसे तब तक सुरक्षा प्रदान करेगा जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। यानी ऐसा होता नहीं, कई बार आरोप लगते हैं, तो आरोप लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसे सजा सुना दिया जाए, नहीं, जब तक इस बात की सिद्धि नहीं हो जाती ही है कि यही अपराधी है, तब तक उसे कानून व्यवस्था मतलब कह सकते हैं पुलिस सिक्योरिटी के अंदर रहना होगा, यानी पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान करेगी, है ना। कई बार होता है कि गलती किसी की नहीं होती, जिसको अपराधी समझा जाता है उसकी गलती नहीं होती है, और लोगों को लगता है कि उसी की गलती है तो उसे मार भी सकते हैं, इसीलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक। आगे देखेंगे जैसे क्या क्या है। अब सुरक्षा प्रदान कर रही है, लेकिन उसके कुछ काम भी हैं, जैसे अगर आपको गिरफ्तार कर ली, मान लेते हैं मैंने कोई कांड नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, फिर भी पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो उसका काम उसका है, अगर मैंने कांड भी कर दिया या कांड नहीं भी किया, तो उसका काम है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश या SDM के समक्ष पेश करना होगा, जो भी है जिला न्यायाधीश या SDM की बात हो रही है, DM या SDM की बात हो रही है, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट यानी DM ही तो कहा जाता है, ठीक है, तो उनके सामने ये इन्हें पेश करना होगा, ठीक। आने जाने का समय छोड़कर, यानी अगर गाड़ी वाड़ी से आ रहे हैं कोई, तो 24 घंटे में उन्हें पेश करना होगा, अगर मान 24 घंटे से लेट हो गया तो ये कह सकते हैं कि आने जाने का वो समय, आने जाने का समय को छोड़ने के बाद 24 घंटे में, ठीक। अब मान लेते कोई व्यक्ति पकड़ा गया है मुंबई में, तो मुंबई से यहाँ तक आने में 24 घंटे लग जाए, है ना, तो आने जाने का समय छोड़ कह रहा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही नहीं माना जाएगा या नहीं दे सकता, यानी मैंने किसी को मार डाला तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही मारा, ये मैंने, अगर ये मैं मुझसे ये नहीं कहलवा जा सकता, अगर मैंने जज साहब के सामने ये बात कही भी तो भी पुलिस वालों को या फिर और बाकी लोगों को ये सिद्ध करना होगा, ठीक। आगे देखेंगे व्यक्ति को इच्छा अनुसार वकील करने की स्वतंत्रता है, यानी मैंने कुछ नहीं किया है या कुछ कर दिया है और मुझे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो मैं अपने मानी तरीके से वकील हायर कर सकता हूँ। राज्य या फिर कोई ऐसी संरचना, कानूनी संरचना ऐसी नहीं कह सकती कि आपको यही वकील हायर करना होगा, ये नहीं,
हमें जो उचित लगेगा हम अपने अनुसार बेहतर वकील कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। ठीक। अभ्यावेदन या प्रार्थना पत्र देने की आज़ादी, यानी हम प्रार्थना पत्र उनको दे सकते हैं कि जज साहब मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझे इतने दिन से पकड़ के रखा गया है और मेरी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा वैसा, तो दे सकते हैं प्रार्थना पत्र। दोहरे दंड से संरक्षण, यानी अगर आपने कोई दंड जो कांड किया है उसी का वो दंड मिलेगा, ऐसे हाँ, लेकिन वो अलग अलग धारा लगा के अलग अलग दंड दिए जाते हैं। यानी एक मर्डर जो आपने किया है तो मर्डर के लिए जो सजा है वो एक बार ही मिलेगा, ऐसे 20 बार नहीं मिलेगा, ये कहना। अपराध के लिए, यहाँ पे लिखा है अपराध के लिए जितने दंड का प्रावधान है उससे अधिक नहीं दिया जाएगा, यानी जितना दंड का प्रावधान है उतना ही, 14 साल के साथ तो 14 साल, उसके बाद छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि अभी तुम सुधरे नहीं और बढ़ा दो। हाँ, और केसेस अगर आप पे लगे हैं तो उसके आधार पे और सजा बढ़ घट सकती है इस बात। भारत में जितने भी दंड विधियां हैं वे सभी भविष्य रक्षित होंगी, भूत लक्षित नहीं। यानी जैसे जैसे विधि बनेंगी, नए नए विधि बनेंगे, उसके अनुसार आपको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन अभी जो नियम बने हुए हैं इसके आधार पे आपको दंड मिलेगा। मान लेते भविष्य में कोई, इस समय कोई कानून, मान लेते वर्तमान में कोई कानून है जो किसी मर्डरर को बचाने का काम करती है, ठीक है, लेकिन बाद में कैसे कानून बन गया, ऐसा मान लीजिए भविष्य में ऐसा कोई कानून बन गया 10-20 साल बाद जो मर्डरर को फांसी देने की सजा की बात करती है, तो वो मर्डरर जो है वो ऐसा नहीं कह सकता कि 2025 माफ करें, 2025 में ऐसा नियम था कि मर्डरर को फांसी या फिर सजा नहीं मिलती थी। तो कहने का मतलब ये है जो वर्तमान में नियम है उसी के आधार पर उनको सजा मिलेगी, आने वाले समय में जैसे नियम बनेंगे उसी के आधार पर उनको सजा मिलेगी। ठीक है, भूत लक्षित नहीं, यानी बीते हुए समय का नियम को लेकर नहीं चलेंगे, जो नियम बनेगा उसी के अनुसार। कह रहा है अनुच्छेद 21, क्या कहता है अनुच्छेद 21? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, यानी जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को सशरीर प्राण की रक्षा करने का अधिकार, यानी अपने शरीर की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की रक्षा करने का अधिकार है। अब ऐसा नहीं कि कोई शूटिंग वगैरह चल रहा है तो आप जाके गुंडे को मारने लग रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं, मतलब आप बचा सकते हैं लेकिन अपने दायरे में रख के, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हाँ, अपने और अपने परिवार की रक्षा करना तो आपका कर्तव्य है, तो कह सकते हैं शरीर की रक्षा करना या आपके शरीर को हानि ना पहुंचे, इस प्रकार का आपको अधिकार है अपने शरीर की रक्षा करने का। जैसे यहाँ पर कह रहा, अर्थात राज्य पुलिस किसी भी व्यक्ति को या के शारीरिक अंगों को चोट नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, यानी पुलिस पकड़ के आपको ले जा रही है तो आपको मार पीट नहीं सकती, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 21 में, लेकिन फिर भी मारती पीटती है उगलवाने के लिए। तो अगर आपको साथ मार पीट हो तो उस समय आप कह दें कि हाँ हाँ मैंने ही मारा है, मैंने ये चीज़ें। तो उसके बाद जब जज साहब के सामने आप जाएंगे 24 घंटे के भीतर, तो आप उनसे कहिए कि जानबूझ के उगलवा रहे थे, हमारी कनपटी पे बंदूक रख दिए थे कि बोलो बोलो, इस प्रकार की चीज़ें आप कह सकते हैं। या मेरे पापा को कह रहे कि उनको गोली से उड़वा देंगे, इस प्रकार से धमकी दे रहे थे, इसीलिए मैंने ये बात कही, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जज साहब के सामने जो बात कहेंगे वही जज साहब माने। ठीक है, आगे देखें। लेकिन मेनका गांधी वाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जीवन जीने का अधिकार का अर्थ है लंबा, स्वस्थ एवं सृजनात्मक जीवन जीने से, यानी आप खुशी से जिए, सम्मान के साथ जिए। ये मेनका गांधी वाद 1978। मेनका गांधी वाद में क्या है ना कि एक व्यक्ति विदेश जाना चाहता है लेकिन विदेश उसे जाने नहीं दिया जाता है, तो ये उसी के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि ये अधिकार है आपके। अधिकार का मतलब ये है कि जीवन, आज़ादी का मतलब ये है कि आप जो चाहें वो करें खुशी खुशी, लेकिन किसी और की स्वतंत्रताएं बाधित न हो। आगे देखें क्या क्या उन्होंने कहा मेनका गांधी बनाम भारत राज्य के मामले में। यहाँ पर फैसला आया और उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, भोजन का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, आवास का अधिकार यानी रहने बसने की भी, विदेश जाने आने का भी अधिकार हमारा है, आजीविका के लिए अधिकार है, यानी काम क्या है, काम करेंगे, खाएंगे, इस प्रकार से चीज़ें कमाएंगे, ये भी मौलिक अधिकार है।
स्वच्छ पेय जल एवं स्वच्छ वातावरण का अधिकार, यानी हमारे आसपास स्वच्छता हो, इस बात का भी अधिकार हमारा है। यानी अगर आपके घर गांव में नाली नाला टूटा फूटा है या फिर बन नहीं रहा है तो आप एप्लीकेशन देके उसको बनवा सकते हैं, मतलब बनवाने के लिए आप याचिका दे सकते हैं। या फिर आपके गांव में नाली वगैरह साफ नहीं हो रहा है, गंदगी फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है, तो आप सफाई करने को बुलवा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लिखिए या फिर कंप्लेंट डालिए, वो खुद आएंगे, क्योंकि आपको स्वस्थ वातावरण में रहना आपका अधिकार है। ठीक, यहीं अगर बात करें, एकांत में रहने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। चुप रहने का भी अधिकार मौलिक अधिकार है। जीवन साथी चुनने का भी अधिकार मौलिक अधिकार है। अब आपके घर में कोई कहे कि बेटा ये ला दो वो ला दो, और आप चुप से बैठे हैं, सुन नहीं रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं, तो आपके मम्मी पापा आपको रसीद देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम चले भाई सुप्रीम, नहीं, वो माता पिता है आपको। वैसे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हमारा शांति रहने का अधिकार है, पर आप उनका खा रहे हैं तो उनका करना भी पड़ेगा, कहने का मतलब ये रहे। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे 22वां वाला। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ये कह रहा है कि उपरोक्त अधिकार से स्पष्ट है। ठीक, उपरोक्त अधिकारों से स्पष्ट है कि जीवन जीने के लिए जितने भी अधिकारों की आवश्यकता होगी वे सभी अधिकारों को मुहैया कराया जाएगा। यानी सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार चाहिए वो अधिकार मिलेंगे तो मिलेंगे, वो राज्य प्रोवाइड उसको करेगा। आगे देखिए, जैसे इंटरनेट पहले नहीं था, अब इंटरनेट, तो ऐसा नहीं कह सकते तुम इस वर्ग के हो, तुम इस लिंग के हो, तुम इस नस्ल के हो, तुम इस रंग के हो तो तुम नहीं चला सकते मोबाइल या इंटरनेट। तो ऐसा ये गलत है। हमारा मोबाइल चलाने का भी अधिकार है, ये भी कह सकते हैं। अभी ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन चलाने का अधिकार है। अब ऐसा नहीं कि स्कूल में प्रतिबंधित है तो आप स्कूल में चलाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे, कह रहा है अनुच्छेद 22 मनमानी पूर्ण गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। यानी कोई भी ऐसे पुलिस चल के आए और आपको गिरफ्तार कर ले तो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी केसेस में होता है, अभी देखेंगे कहाँ पर। कह रहा है पुलिस किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक उसने कोई कृत्य ना किया हो जो अपराध की श्रेणी में आता है। यानी आपको पुलिस तब तक नहीं गिरफ्तार कर सकती है जब तक आपने कोई अपराध नहीं किया हो। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो किस किस आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उसको देखेंगे। ठीक, लेकिन पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकती है जिनके बारे में आशंका हो कि भविष्य में आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। यानी ऐसे पुलिस को खबर मिली है कि एक शैलेश नाम का व्यक्ति है और यहाँ ये बम ब्लास्ट करने वाला है या ऐसा कुछ करने वाला है, तो पुलिस आके उस पर नजर रखेगी, उसको पकड़ के ले जाके रखेगी 24 घंटे तक या जितना भी समय तक। ये सारी चीजें हैं कि जब तक वो आश्वस्त ना हो जाए कि नहीं ऐसा गलत नियम, गलत न्यूज मिली या सही न्यूज, तब तक के लिए। ठीक, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को आर्टिकल 20 की सभी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन दो तरह के व्यक्तियों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यानी कुछ सुविधाएं हैं जो उन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कंफर्म हो गया कि ये ऐसा करने वाले, हो सकता है कोई गलत खबर दिया हो, लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षा और बाकी कोई चीज़ें, वो क्या कहते हैं, आर्टिकल 20 के तहत जो भी चीज़ें सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, लेकिन दो तरीके के व्यक्तियों को नहीं मिलेंगी। किसे? अपराध निवारक अधिनियम, यानी देशद्रोह में पकड़ा गया कानून। देशद्रोह में पकड़ा गया कोई व्यक्ति जो देश के खिलाफ कोई गतिविधि कर रहा हो, उसे आर्टिकल 20 के कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। विदेशी शत्रु, यानी विदेशी शत्रु का साथ देने में अगर हाथ उनका है तो उनकी भी सारी चीज़ें छिन जाएंगी। आगे देखिए, लेकिन इन व्यक्तियों को 3 माह से अधिक तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इनकी बात नहीं हो रही है, इनकी बात हो रही जो ऐरे गैरे किसी को पकड़ के डाल देते हैं पुलिस ऑफिसर, लेकिन शक के बिना पे, है ना। लेकिन ये अगर पता चल गया कि ये लोग देशद्रोह या विदेशी शत्रु की सहायता की हैं तो उनकी अधिकार छिन जाएंगे। तो 3 माह से अधिक इन लोगों को नहीं रखना है, यानी इन लोगों को नहीं रखना है जिन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही है। इनकी बात की जा रही है, 1 मिनट, यानी इनकी बात की जा रही है, इनकी। ठीक है, आगे देखेंगे। और 3 महीने से ज़्यादा ये नहीं रख सकती हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो इन्हें अपराध निवारक समिति का गठन करना होगा। इस समिति की सिफारिश पर ही गिरफ्तारी जारी रहेगी। अगर उस समिति को लगे कि हाँ ये व्यक्ति को गिरफ्तार रखना ज़रूरी है तो वो रखे जाएंगे।
अपराध निवारक अधिनियमों का निर्माण भिन्न भिन्न समय पे किया गया है, समय की मांग के अनुसार। जैसे 1951 में अपराध निवारक अधिनियम लाया गया, ठीक। उसके बाद मीसा लाया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इस समय क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी और ये ऐसा नियम लाया गया था कि आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो राजनेता लोग रहते थे विपक्ष में उनको जेल में डलवा दिया जाता था, जैसे लालू गांधी, नीतीश कुमार, इस प्रकार के लोगों को जेल में डलवा दिया जाता था। और हाँ, एक बात और, लालू गांधी की जो बेटी है मीसा भारती, उन्हीं ये मीसा नाम पर ही उनका नाम पड़ा है, मीसा भारती, ठीक है। उनका जन्म ही कह सकते हैं कि जब लालू जेल में थे तब हुआ था उनका जन्म, आगे यानी 1971 में उनका जन्म हुआ था उनकी बेटी का। कह रहा है लागू की बात करें, हाँ लागू कब हुआ था, ये 1975 के मध्य रात्रि से हुआ था, यानी 1975 के आसपास उनका जन्म हुआ था मीसा भारती का, ठीक है। 25 और 26 जनवरी के रात को ये नियम लागू कर दिया गया था 1975। बना कब था, 1971 में। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी जिसे रासुका कहते हैं, रासुका, ठीक है। ये कब आया, 1980-81 में आया था। पोटा यानी प्रोटेक्शन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002 में ये आया था और 2004 में समाप्त कर दिया गया था। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो समय के साथ समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो चलिए आज के सेगमेंट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में जिसमें हम लोग जानेंगे कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नमस्कार।